guys, welcome on my YouTube channel कॉम्पटेरिया। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी विल डिस्कस अबाउट रिसिटेशन मेथड, अंतर बनाम अंतर्वीन विधि एंड मोर। नाउ टुडे बिना समय गवाए हम आगे का लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। स्मरण प्रणाली, मेमोरी सिस्टम, स्मृति को पुनः उत्पादन की शक्ति के रूप में परिभाषित करने वाला लेकिन ये मानवीय स्मृति की क्षमता में सीमित होती है। बहुत कम वस्तुओं को तत्काल ग्रहण कर सकती है और संचित सूचनाओं को जारी करने की क्षमताएं भी सीमित होती हैं। और स्मृति संकेतबद्ध संग्रहण या धारण और पुनः स्मरण पर निर्भर करती है। संकेतांक पांचों इंद्रियों के माध्यम से कल्पनाओं और प्रभावों के रूप में होते हैं। इंद्रिय बोध और प्रत्यक्षीकरण उपयुक्त अधिगम को सुगम बनाते हैं। अगर संकेतात्मक अव्यवस्थित है तो यह अधिगम को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। और सूचनाओं का संग्रहण, अत्यधिक अधिगम, विषय वस्तु का संगठन, विस्तार, विषय वस्तु की कठिनाई और अर्थपूर्णता, सावधिक पुनरावलोकन और स्वयं रटन और अधिगम विधियों के द्वारा प्रभावित होता है। अगर व्यक्ति की संग्रह क्षमता अधिक है तो वह विषय वस्तु का अधिगम सरलता से कर लेता है और अधिकतम सूचनाओं से भी परिचित हो जाता है। इसके ही विपरीत अगर हम देखें तो संग्रह क्षमता कम है तो अधिगम कुछ हद तक सीमित हो जाता है। और तीसरे बिंदु पर चर्चा करें तो क्षमताओं का पुनः स्मरण संकेतांक और अधिगमकर्ता की संग्रहण क्षमता पर निर्भर करता है। जो भी संग्रहित करते हैं उसे पुनः स्मरण कर सकते हैं और संग्रहित प्रणाली सूचनाओं या अधिगम सामग्री को पहचानने, संग्रहण और पुनः प्रस्तुत करने में सहायक होती है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, संलग्नता के नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन। प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति जितनी शीघ्रता से अधिगम करता है उतनी शीघ्रता से वो भूल भी जाता है। इस लोकोक्ति के अनुसार हम जान सकते हैं कि प्रयोगात्मक अध्ययनों द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता और वो छात्र जो अर्थविहीन या अर्थ संबंधित विषय वस्तु का अधिगम करते हैं उन छात्रों की तुलना में शीघ्रता से वो भूल जाते हैं। जो संपूर्ण विधि और तार्किक संलग्नों का उपयोग करते हैं वो अधिगम करते हैं, तो दूसरी तरफ वो जो शीघ्रता से भूल जाते हैं और अंशी विधि और कंठस्थ अधिगम को प्रयुक्त करते हैं। इसलिए विस्मृति की गति का अधिगम की विधि से घनिष्ठ संबंध होता है। कंठस्थ के द्वारा प्राप्त सूचना तार्किक विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं की तुलना में अधिक शीघ्र विस्मृति में चली जाती है। इसीलिए इस संबंध में सहसंबंधित अधिगम बहुत ही उपयोगी है। और सहसंबंधित अधिगम को दो या अधिक मानसिक उत्पादों जैसे संवेदना, कल्पना, प्रत्यक्ष विचार और धारणा से हम चेतना में एक साथ जोड़ने और पंजीकृत करने की प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। अधिगम और प्रत्यास्मरण को प्रभावित करने वाले बहुत से संलग्न के नियम हैं, जिसमें कि पहला है लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी और नियरनेस। सामीप्य का सिद्धांत विचारों को दो तरीके से नियंत्रित करता है, एक स्थान के संदर्भ में और दूसरा समय के संबंध में। हम इंजन को लगभग ट्रेन से जुड़ा हुआ ही देखते हैं, इसलिए इंजन का विचार तत्काल ट्रेन का विचार भी सामने लाता है। यहाँ पे सामीप्यता है जो विचारों के प्रवाह को नियंत्रित कर रही है और सामीप्य का सिद्धांत समय की नज़दीकी के माध्यम से भी विचारों को नियंत्रित और प्रदर्शित करता है। रेलवे स्टेशन पर गार्ड की सीटी बजने के बाद सदैव ट्रेन रवाना हो जाती है। जैसे ही हम सीटी की परिचित आवाज़ को सुनते हैं हमें ट्रेन की रवानगी का ख्याल आने लगता है। तुरंत ट्रेन में अपने स्थान पर बैठने के लिए दौड़ते हैं और इस प्रकार से सामीप्य का सिद्धांत भी संबंध के रूप में, समय के संबंध के रूप में कार्य करता है। नाउ द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ये नियम कहता है कि समान घटनाएं और तथ्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक का स्मरण करने पर दूसरा का स्वतः हो जाता है और ए और बी दो विचार हैं तो मस्तिष्क में ए का विचार आने पर बी का भी विचार आता है। इसी कारण आकारी समानता के कारण गेंद का विचार हमें चंद्रमा का भी स्मरण कराता है। एक खाली पृष्ठ का विचार भी हमें कलम या पेंसिल का ही ख्याल दिला सकता है। नाउ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ये नियम कहता है कि विरोधाभासी पात्र परस्पर एक दूसरे से संयोजित हो जाते हैं। ये एक दूसरे का विचार विपरीत कर ख्याल ला देते हैं। जैसे कि एक सफ़ेद वस्तु को देखने पर हम काली वस्तु के बारे में याद करते हैं और गर्म मौसम लोगों को अत्यधिक ठंड मौसम की भी याद दिला देता है। जारी परीक्षाएं बहुत से छात्रों को आने वाली छुट्टियों की भी याद दिलाती है। ये तीनों महत्वपूर्ण संलग्नता के सिद्धांतों के अतिरिक्त बहुत से सिद्धांत हैं जो प्रत्यास्मरण को विकसित करने और संलग्नता के बंध को दृढ़ करने के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे कि प्राथमिकता, आवृत्ति और विविधता के सिद्धांत इसी प्रकार से। और समूह बनाना स्मृति में सहायक होता है। अधिगम और स्मृति में समूह के सिद्धांतों को अनुसरण करना सदैव ही उपयुक्त होता है।
विचारों का संयोजन स्मृति के लिए सहायक है, क्योंकि इंद्रधनुष के रंगों को याद करने में विबग्योर शब्द बहुत ही उपयोगी साबित होता है। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो एंड ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। इसी प्रकार से यदि आप गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए कोष्ठक खोलना और भाग, गुणा, जोड़ और बाकी के सफलतम चरण और उन्हें सुगम करने के लिए बी और कोष्ठक ओ और एफ, डी और भाग यम और गुणा एंड ए को जोड़ और एस को बाकी सबट्रैक्शन के बीच संयोजन किया जाता है। इसी प्रकार से इनके प्रथम अक्षर को प्रतिनिधि के रूप में लिया जाता है और इससे मिलकर बनता है बॉड मॉस। इस रूप में हम याद कर सकते हैं और विभिन्न विषयों में अन्य संयोजन भी बता सकते हैं। इसीलिए हमें सरलता के सिद्धांतों का अनुसरण बराबर करते रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉरगेटिंग। अधिगम के पश्चात हमें याद रहता है या हम भूल जाते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए अधिगम की तुलना में एक सिक्के के दो पक्ष होते हैं, जिसमें एक तरफ स्मृति और दूसरे पक्ष में विस्मृति होती है। विस्मृति स्मृति का ही विलोप है। स्मृति में पूर्व के अनुभव या अधिगम सामग्री के प्रत्यास्मरण को प्रयुक्त करते हैं, जबकि विस्मृति में पूर्व के अनुभव या अधिगम सामग्री को प्रत्यास्मरण की असफलता को प्रयुक्त किया जाता है। लोग स्मृति को एक योग्यता और विस्मृति को एक अयोग्यता के रूप में मानते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक अशुद्ध मत है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति के जीवन में विस्मृति भी आवश्यक है। हमारा जीवन दुखपूर्ण हो सकता है यदि हमारे जीवन के अत्यधिक दुखदायी और अप्रसन्न करने वाले अनुभवों से हमें बचाने के लिए विस्मृति नहीं होती, तो विस्मृति कई बार हमारी उत्तम विवेकी क्रियाओं, उत्तम समायोजन और उत्तम व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो सकती है। लेकिन इसके लिए व्यक्ति को जीवन के अनुपयुक्ता संबंधित और अनावश्यक घटनाओं को भूलना और सीखना होगा। तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से आपको चर्चित उपाय बताता हूँ कि जीवन के दुखद और अप्रसन्न अनुभवों को चेतना से दूर करने की ही प्रवृत्ति विस्मृति है। ये फ्राइड ने कहा था। नाउ forgetting is a tendency to ward off from the consciousness those experiences of life which are unpleasant and painful, stated by Freud. Now the James Driver किसी समय प्रयत्नों के द्वारा पूर्व अनुभवों का प्रत्यास्मरण करने के लिए और किसी पूर्व में सीखे गए कार्य के प्रदर्शन में असफलता ही विस्मृति है। ये जेम्स ड्रीवर ने कहा था, फॉरगेटिंग मीन्स फेल्योर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू सो आर फेल्योर टू परफॉर्म एन एक्शन प्रीवियसली लर्नड। जेम्स ड्रीवर। नाउ इन द वर्ड्स ऑफ एडम्स, सही अधिगम न्यायोचित विस्मृति को प्रतिबिंबित करता है। ट्रू लर्निंग रिफ्लेक्ट्स जुडिशियस फॉरगेटिंग। विस्मृति पूर्व में स्थायी या अस्थायी अधिगम के प्रत्यास्मरण और पहचान की क्षमता का हास है। ये मन ने कहा था, मन इज द लॉस परमानेंट और टेम्परेरी ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज समथिंग लर्नड अर्लियर। नन के शब्दों में देखें तो विस्मृति से आशय पूर्व अनुभवों को धारण और प्रत्यास्मरण करने में असफल रहना है। फॉरगेटिंग इज फेलिंग टू रिटेन और रिकॉल वॉट एवर हैज़ बीन एक्वायर्ड। भाटिया के अनुसार विस्मृति व्यक्ति की एक विचार या विचारों के समूह की मूल उद्दीपन की सहायता के बिना चेतना और प्रत्यास्मरण की असफलता है। नाउ द फॉरगेटिंग इज द फेल्योर ऑफ individual to revive in consciousness an idea or group of ideas without the help of original stimulus. Now the cause of forgetting, सीखने में असफलता। सीखने में असफलता विस्मृति का सर्वाधिक सामान्य और आधारभूत कारण है। हमें तब विस्मृति की बात करनी चाहिए जब कोई उपयुक्त अधिगम होता है, लेकिन बहुत से छात्रों के संबंध में यह होता है कि वे परीक्षा प्रश्नों के उत्तरों का प्रत्यास्मरण करने में असफल हो जाते हैं। इसका सामान्य कारण यही है कि उन्हें उपयुक्त रूप से या आदित स्तर तक अधिगम नहीं किया, इसीलिए अधिगम में असफलता विस्मृति का कारण बन जाती है। उच्चाट और या क्षय या अनुपयोग या समय बीतने के कारण विस्मृति हो जाना। फॉरगेटिंग ड्यू टू फेडिंग और डीके और डिसीजेस और पैसेज ऑफ टाइम।
समय के व्यतीत होने के साथ साथ उचाट होने की प्रक्रिया विस्मृति है। केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली में कॉर्टेक्स में बने स्मृति सूत्र अधिगम के समय और प्रत्यास्मरण की अवधि के बीच अंतर अधिक से अधिक समय बीतने के साथ विलुप्त हो जाते हैं। इस कारण से विस्मृति को अनुप्रयोग या क्षय का सिद्धांत भी कहा जाता है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाओं के समय व्यतीत होने के साथ विस्मृति में चले जाने का हम अनुभव करते हैं। नाउ द इंटरफेरेंस ऑफ मेमोरी ट्रेसेस। दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्रियाओं के स्मृति सूत्र जब क्षण भर के लिए कॉर्टेक्स में निर्मित होते हैं तो परस्पर एक दूसरे को बाधित करने से विस्मृति के कारण बन सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रथम क्रिया के स्मृति सूत्र द्वितीय क्रिया के स्मृति सूत्रों को बाधित करते हैं। परिणाम स्वरूप द्वितीय क्रिया विस्मृति में चली जाती है। इसे पूर्व क्रियात्मक बाधा भी कहते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि द्वितीय क्रिया के स्मृति सूत्र प्रथम क्रिया के स्मृति सूत्रों को बाधित करते हैं तो प्रथम क्रिया का मामला विस्मृति में जा सकता है। यह पश्चातवर्ती क्रियात्मक बाधा कहलाती है। प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया, परिणाम और बाधा के प्रकार को मैं बताऊंगा। प्रथम क्रिया में अधिगम ए, द्वितीय क्रिया में अधिगम बी और परिणाम में बी में कुछ विस्मृति होती है और बाधा का प्रकार है पूर्व क्रियात्मक बाधा। इसी प्रकार से अधिगम ए और द्वितीय क्रिया में अधिगम बी और परिणाम मिलता है ए में कुछ विस्मृति होती है और बाधा का प्रकार होगा क्रियात्मक बाधा। चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ द लर्निंग मटेरियल्स। अधिगम सामग्री कठिन, अर्थहीन और अप्रसन्नकारी होने पर अधिक विस्मृति होती है। जब अधिगम सामग्री आसान, अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और अधिगमकर्ता के लिए सुखदायी होती है तो विस्मृति कम होती है। नाउ लैक ऑफ इंटरेस्ट। कार्य में रुचि का अभाव विस्मृति का कारण बनने लगता है। कार्य में रुचि का अभाव विस्मृति का कारण बनता है और अगर हम किसी काम को बिना ध्यान लगाए या एकाग्रचित होकर करते हैं तो परिणाम विस्मृति हो सकता है। लेकिन जब हम किसी कार्य को रुचि, मन लगाकर और एकाग्रचित होकर करते हैं तो विस्मृति की संभावना कम रहती है। नाउ द डिग्री ऑफ लर्निंग। किसी कार्य को कम या अत्यधिक अधिगम दोनों ही विस्मृति के कारण होते हैं और अपेक्षित अधिगम के स्तर से निम्न अधिगम का कार्य विस्मृति में चला जाता है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति एक कार्य पर बिना विराम और अंतर दिए अत्यधिक और दीर्घावधि तक अभ्यास करता है तो ये मस्तिष्क पर अनावश्यक दबाव डालेगा और यहाँ पर विस्मृति होगी। इसके अलावा अत्यधिक अधिगम व्यक्ति में ऊब और थकान उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में बहुत से प्रकार के विष भी बनाते हैं जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित करते हैं और इसका परिणाम विस्मृति हो जाती है। नाउ यहाँ का लेक्चर आज का बस यहीं तक। आज हमने पढ़ा फॉरगेटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अब हम आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मंजिलें मिलती रहेंगी, कारवां चलता रहेगा। ऐ विद्यार्थी तू पढ़ता चल, कोई भी कठिनाई तेरे सामने नहीं टिकेगा और तू निरंतर बढ़ता चलेगा। जो निरंतर बढ़ता रहता है रास्ते की कठिनाइयाँ अपने आप छटती जाती हैं। कॉम्प्टेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्प्टेरिया चैनल का नाम है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे दबाव के कारण विस्मृति, संवेगात्मक उत्तेजना, शारीरिक कारण और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सूचना प्रक्रिया प्रारूप और विस्मृति। इसके साथ ही साथ हम स्मृति का सुधार, इसमें अधिगम सामग्री का उपयुक्त नियोजन और संगठन और लर्निंग बाय डूइंग, इसके साथ साथ अधिगम की प्रभावशाली विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में हम फिर से हाजिर होंगे और महत्वपूर्ण लेक्चर देंगे। धन्यवाद।